जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आशा करता हूं आपका त्यौहार बहुत बढ़िया बीत रहा होगा। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर स्पोर्ट्स एंड गेम्स की सीरीज़ नंबर 2 लेकर, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगले 20 क्वेश्चंस के ऊपर दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जो कि कह रहा है आपसे कि ओलंपिक और तैराकी विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ तैराक के लिए लेन होनी चाहिए। इन कंपटीशन लाइक ओलंपिक एंड स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप द लेन फॉर बेस्ट स्विमर शुड बी। जो भी आपकी इंटरनेशनल और क्या बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल की जो कंपटीशन होते हैं, उसमें स्विमिंग जो होता है, उसमें स्विमिंग के अंदर कौन सी लेन में बेस्ट तैराक को रखा जाता है दोस्तों। थर्ड लेन में, फोर्थ लेन में, फिफ्थ लेन में, या फिर इनमें से कोई भी लेन में हम रख सकते हैं पसंदीदा लेन में। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा सही आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरी लेन में दोस्तों, ठीक है, थर्ड लेन में ही हमारा बेस्ट तैराक रखा जाता है। ठीक है, जो भी कंपटीशन आपके ओलंपिक के या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है स्विमिंग के कॉम्पिटिशन में, तीसरी लेन में बेस्ट स्विमर को रखा जाता है। और यही चीज़ आपकी एथलेटिक्स में भी फॉलो की जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी लेन में बेस्ट रनर को भी रखा जाता है और तीसरी लेन में ही आपके बेस्ट स्विमर को रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों। डेविस कप के बारे में सही कथन क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेविस कप? क्रोएशिया द्वारा डेविस कप का 108वां संस्करण जीता गया। ऑस्ट्रेलिया ने अधिकतम बार जीता है। डेविस कप केवल पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, या उपरोक्त सभी। द 10th edition of Davis Cup won by Croatia. Australia has won the maximum times. Davis Cup is only men's tennis tournament, or all of the above. डेविस कप के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। डेविस कप केवल पुरुषों की टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता है दोस्तों। ठीक है, डेविस कप इज़ ओनली मेंस टेनिस टूर्नामेंट। ठीक, ये वोमेंस की टूर्नामेंट नहीं होती है। ठीक है, ये किसकी है? पुरुषों की। इन चारों ऑप्शन में से तीसरा वाला सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डेविस कप के बारे में सही कथन क्या है? उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आज तक भी डेविस कप जीता नहीं है दोस्तों एक बार भी, लेकिन 3 टाइम्स रनर अप रह चुकी है। जो हमारी इंडिया की टीम है वो डेविस कप में 3 टाइम रनर अप रह चुकी है, यानी कि फाइनल में प्रवेश की है। 1966 में, 1974 में और 1987 में। और सबसे ज़्यादा बार डेविस कप जीतने का जो टाइटल दोस्तों वो यूएसए को है। ठीक है, 32 बार जीता है। और डेविस कप की शुरुआत जो हुई थी 1900 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? ड्वाइट एफ डेविस के नाम पर ही रखी गई थी। ठीक है, 108th विनर स्पेन। 108वां विनर जो था वो स्पेन था, शायद आई थिंक 2019 में। ठीक है, 2019 में स्पेन ने जीता था इसको, जो यहाँ पर दे रखा डाटा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, किस खेल में रेफरी टाइम कीपर का काम भी करता है? वह कौन सा गेम है दोस्तों जिसमें जो रेफरी होता है वो टाइम कीपर का काम करता है? देखो, रेफरी का मेन क्या है, मेन काम क्या होता है? मैच को करवाना सही तरीके से, लेकिन टाइम कीपर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वह कौन सा गेम है चारों में से दोस्तों जिसमें टाइम कीपर का काम भी आपका रेफरी ही करता है? इन विच गेम रेफरी डज द जॉब ऑफ टाइम कीपर आल्सो? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, फुटबॉल। ओके, फुटबॉल वह गेम है जिसमें रेफरी ही टाइम कीपर का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिम्नास्टिक में आसमान बार और बैलेंसिंग बीम इवेंट है, यानी कि जो अनइवन बार्स एंड असामान्य बार हो गए यहाँ पर, आसमान ठीक है सही है। अनइवन बार्स एंड बैलेंसिंग बीम इवेंट्स जिम्नास्टिक्स आर। इन चारों ऑप्शंस में से अनइवन बार और बैलेंसिंग बीम जो इवेंट है वो ऑप्शन के हिसाब से क्या है? केवल पुरुषों के लिए हैं, केवल महिलाओं के लिए हैं, दोनों के लिए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं?
जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चौथे का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अनइवन बार और बैलेंसिंग बीम जो होती है वो केवल महिलाओं की यानी कि वुमेंस के लिए होती हैं प्रतियोगिताएं केवल, ठीक है, ओनली फॉर वुमेंस। ओके, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं इनके दोस्तों जो भी होते हैं। तो जिम्नास्टिक के अंदर महिलाओं के कितने इवेंट होते हैं, टोटल 4 इवेंट होते हैं। वॉल्ट होता है, अनइवन बार होता है, बैलेंसिंग बीम होती है और फ्लोर एक्सरसाइज होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 है सॉरी। जिम्नास्टिक में पॉमेल हॉर्स, स्टिल, रिंग्स, पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार इवेंट है। पॉमेल हॉर्स, स्टिल रिंग्स, पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार्स, और ये जो इवेंट है वो जिम्नास्टिक में किसके लिए है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, केवल पुरुषों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जितनी भी प्रतियोगिताएं केवल पुरुषों के लिए हैं, ओनली फॉर मेंस हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनके कॉम्पिटिशन्स देख लें यहाँ पर कौन कौन से। टोटल एक्सरसाइज इनमें 6 होती हैं दोस्तों, ठीक है, मेंस के लिए जिम्नास्टिक में होती हैं। फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स एक्सरसाइज, स्टिल रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका दोस्तों, महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक में वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई क्या होती है। पहले वॉल्टिंग हॉर्स होता था, अब ये वॉल्टिंग टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ऐसा होता है हमारा वॉल्टिंग टेबल, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है ना, ये ज़मीन से, वो पूछी कितनी हाइट होती है, 135 सेंटीमीटर, 120, 125 और 200। वॉल्टिंग टेबल हाइट इन जिम्नास्टिक वोमेन इज़ 135, 120, 125 और 200 सेंटीमीटर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 125 सेंटीमीटर जो होती है वो आपकी वुमेंस के लिए होती है हाइट वॉल्टिंग टेबल की दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर मेंस के बारे में पूछेगा तो वो कितनी होती है, 135 जो होगी आपकी वो मेंस के लिए होती है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए 135 होती है और वुमेंस के लिए यहाँ पर पूछा तो कितनी हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूथलॉन की स्पर्धाएं हैं, ठीक है, ड्यूथलॉन इवेंट्स आर। अब देखो दोस्तों, यहाँ ड्यू का मतलब 2 से आप ले लो, ठीक है। अब 2 से ले लो, यानी 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया 2, 10 किलोमीटर दौड़, 40 किलोमीटर साइकिल चलाना, 5 किलोमीटर दौड़ना, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर दौड़ना, 40 किलोमीटर साइकिल चलाना, 40 किलोमीटर दौड़ और 10 किलोमीटर साइकिल चलाना, या फिर 40 किलोमीटर दौड़ना या 10 किलोमीटर साइकिल चलाना, 5 किलोमीटर दौड़। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, फिर 40 किलोमीटर साइकिल चलाना है, फिर 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। देखो 2 प्रकार से मतलब था मेरा कि 2 इवेंट इसमें रनिंग के होंगे और एक आपका साइकिलिंग का होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 बताया था, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। तो ड्यूथलॉन में जो स्पर्धाएं होती हैं वो होती हैं 2 टाइप्स में, जिसमें 2 इवेंट आपके रनिंग के हो जाएंगे जो कि होगा 10 किलोमीटर की दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़, और एक इवेंट आपका साइकिलिंग का हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लॉन्ग जंप इवेंट में रनवे की लंबाई कम से कम होती है। एट द इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स द लेंथ ऑफ रनवे इन लॉन्ग जंप इवेंट इज़ एटलीस्ट, कम से कम जो लॉन्ग मिनिमम पूछा है, ठीक है, कम से कम लॉन्ग जंप इवेंट की जो रनवे होगी, ये आपका पेट होता है, यहाँ पर आपका रनवे होता है, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी रनवे की वो कितनी होगी दोस्तों, वो पूछा है 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर या फिर 50 मीटर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 40 मीटर मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रायथलॉन की स्पर्धाएं, ट्राई मतलब होता है 3 दोस्तों, ठीक है, तो 3 स्पर्धाएं होती हैं ट्रायथलॉन के अंदर, और पूछा है वो कौन से इवेंट हैं, ट्रायथलॉन इवेंट्स इसके अंदर आते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपके सामने दोस्तों क्या क्या होंगे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रायथलॉन के अंदर आपका 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग होगी, फिर 40 किलोमीटर की साइकिलिंग होगी, देन 10 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट आंसर। 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर की साइकिलिंग और 10 किलोमीटर की रनिंग ट्रायथलॉन के इवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करें तो अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद में उड़ान की दूरी निर्धारित करने वाले निम्नलिखित कारकों को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द फ्लाइट डिस्टेंस फॉर लॉन्ग जंप। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट डिस्टेंस। ठीक है, जो कि उड़ान की दूरी है उसको व्यवस्थित करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शंस आपके सामने है, टेक ऑफ एंगल, टेक ऑफ हाइट, टेक ऑफ वेलोसिटी और एयर रेजिस्टेंस। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आ जाएगा टेक ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जो आप टेक ऑफ करने जा रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो आ जाएगा। ये आप यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हो तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पहले नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों टेक ऑफ कोण। अब यहाँ से क्या एंगल बन रहा है वो इंपॉर्टेंट सेकंड फेज़ में आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका टेक ऑफ ऊंचाई, कितनी हाइट पे आप गए हो वो आ जाएगी। और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका वायु का प्रतिरोध जो लगेगा। ठीक है, यानी एयर रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लंबी कूद के चरण यादृच्छिकम क्रम में दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि रैंडमली होगा ये। फेज ऑफ लॉन्ग जंप आर गिवन इन रैंडम ऑर्डर, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये रैंडम ऑर्डर में दिए हुए इनको हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। जो आपका क्या होगा, लॉन्ग जंप का फेज जो होते हैं वो उनके बारे में। अप्रोच है, लैंडिंग है, फ्लाइट है और टेक ऑफ है। जल्दी से बताएंगे क्या क्या सीक्वेंस पहले होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहले नंबर पे आपका अप्रोच होगा। ठीक है, लॉन्ग जंप में यहाँ से आप जो रनिंग के लिए अप्रोच करेंगे वो आपका पहला अप्रोच हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा टेक ऑफ आ जाएगा। अप्रोच करने के बाद फिर आपने यहाँ से जो टेक ऑफ बोर्ड के पास से आपने टेक ऑफ किया वो आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका जो आ जाएगा वो होगा दोस्तों, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, टेक ऑफ होगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा फ्लाइट, जो अब जितनी देर आप हवा में रहे यहाँ पर। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपकी लैंडिंग आ जाएगी, पिट पे जो आपने लैंडिंग की। तो पहले नंबर पे आपका आएगा दोस्तों अप्रोच, सेकंड नंबर पे टेक ऑफ, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी फ्लाइट और चौथे नंबर पे आपका लैंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, डिक फॉसबेरी जिनके नाम पर फॉसबेरी फ्लॉप हाई जंप तकनीक दी गई है किस देश से हैं? सबसे पहले तो एक चीज़ देखो सर दोस्तों, क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए कि फॉसबेरी फ्लॉप जो टेक्निक है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो आपकी हाई जंप से रिलेटेड है। ठीक है, और वो किसके नाम पर बनी है? वो डिक फॉसबेरी के नाम पर बनी है। ठीक, अब आपको बताना है कि किस देश से है, किस देश से संबंधित थे ये डिक फॉसबेरी जो थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, अमेरिका देश के रहने वाले। ठीक है, इस तरीके से जो कूदने की टेक्निक यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सबसे पहले अमेरिका के डिक फॉसबेरी ने यूज़ की थी। कब यूज़ की थी दोस्तों? कमेंट करके बताएं कब यूज़ करी थी। 1968 में इन्होंने पहली बार इस टेक्निक का यूज़ ओलंपिक में किया था। ठीक है, 1968 के ओलंपिक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, पावर लिफ्टिंग में कौन सी स्पर्धाएं होती हैं? जो पावर लिफ्टिंग होती है इसमें कौन कौन सी स्पर्धाएं होती, इवेंट्स होती? व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ पावर लिफ्टिंग? कर्ल्स, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ओवर आर्म लिफ्ट, स्क्वाट्स, लैट पुल डाउन, कर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। देखो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम से पूछेंगे, चाहे आपका वो एस्टेट का हो, आपका चाहे DSSS हो, KVS, NVS, UP TGT, PGT, नेट, JRF, फिजिकल एजुकेशन के हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल फिल्टर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले स्क्वाट्स आएगा, फिर बेंच प्रेस आएगा, फिर डेड लिफ्ट आएगी। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट। ओके, कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इधर आप देख रहे हो डायग्राम में, स्क्वाट्स का मतलब होता है शोल्डर पे आपने वेट उठा रखा है और जस्ट अप डाउन करना होता है। ठीक है, और बेंच प्रेस आता है सेकंड नंबर पे, आप एक बेंच पे लेटे हुए हो
आपको वेट को अप डाउन करना है, ठीक है। फिर डेड लिफ्ट का मतलब है कि आपका जो वेट होगा वो ज़मीन पे रखा रहेगा, उसको ऊपर उठाना रहता है, ठीक है। तो ये आपके स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गया और डेड लिफ्ट हो गया। ये आपकी किसकी हैं, पावर लिफ्टिंग की इवेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एथलेटिक में क्राउच स्टार्ट तकनीक नहीं है, ठीक है। क्राउच स्टार्ट की कौन सी टेक्निक नहीं है पूछा है। बंच और बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, इलोंगेटेड स्टार्ट और रिवर्स स्टार्ट। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स स्टार्ट जो होता है वो क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं होता, जबकि ये किसी प्रकार का स्टार्ट है ही नहीं जो रिवर्स स्टार्ट है। बाकी तीनों की तीनों आपके क्राउच स्टार्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी कि बंच स्टार्ट जो होता है उसको हम बुलेट स्टार्ट भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो जाता है कि बुलेट स्टार्ट किस स्टार्ट का नाम है, ठीक है। तो बुलेट स्टार्ट बंच स्टार्ट को ही बोलते हैं, मीडियम स्टार्ट, इलोंगेटेड स्टार्ट। इसमें पैरों के डिफरेंस थोड़े थोड़े होते हैं इनमें, ठीक है। वो मैं आपको डायग्राम से यहाँ पर क्लियर दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हो आप। बंच स्टार्ट में पैरों की डिस्टेंस कैसी दिख रही है आपको, मीडियम स्टार्ट में थोड़ी सी और हील अप हो जाती है और थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है, और इलोंगेटेड स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पैरों के बीच का गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। हाई जंप में क्रॉस बार की अनुमानित लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द क्रॉस बार इन हाई जंप। हाई जंप में जो ये आपका क्रॉस बार लगा होता है ना, इसकी जो हाइट है, सॉरी इसकी जो लंबाई है क्रॉस बार की, वो पूछी गई है, जिसके ऊपर से आप जंप करते हो। तो इस क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है वो पूछी है। 4 मीटर, 4.25 मीटर, 4.5 मीटर या 5.25 मीटर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 4 मीटर होती है, ठीक है। ये जो आपका क्रॉस बार होता है इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 4 मीटर होती है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा के लिए डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है। जो हमारा डिस्कस होता है उसका वेट कितना होता है दोस्तों, 4 किलोग्राम, 3, 2 या फिर 1। वेट ऑफ डिस्कस थ्रो फॉर वोमेन इवेंट कितना होता है दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 kg, ठीक है। 1 किलो जो होगा वो आपका वोमेंस के लिए होगा, 2 kg जो होगा वो आपका मेंस के लिए होगा, ठीक है। 2 किलोग्राम मेंस के लिए, 1 किलोग्राम वोमेंस के लिए डिस्कस थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने दोस्तों। डिस्कस थ्रो में चरणों को यादृच्छिकम क्रम में सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। फेजेस इन डिस्कस थ्रो आर लिस्टेड इन रैंडम ऑर्डर, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। रैंडमली ये लिए गए हैं, अब इनको हमको सही सीक्वेंस में डालना है 1 से लेकर 4 तक के बीच में। तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, रोटेशन है, रिलीज एक्शन है, रिलीज स्टांस है और प्रिलिमिनरी स्विंग है, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक स्विंग जिसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इन ऑप्शंस में से क्या होगा सही जवाब दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका सही सीक्वेंस होगा। तो पहले नंबर पे आपका आएगा प्रारंभिक स्विंग, ठीक है। दूसरे यानी कि प्रिलिमिनरी स्विंग आएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपका आएगा दोस्तों रिलीज स्टांस, और सॉरी सेकंड नंबर पे आपका रिलीज स्टांस नहीं आएगा, सेकंड नंबर पे आपका आएगा रोटेशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका रोटेशन आएगा। देन थर्ड नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा रिलीज स्टांस, एंड फोर्थ नंबर पे रिलीज एक्शन। तो पहले नंबर पे आपका आएगा क्या दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा प्रिलिमिनरी स्विंग आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा रोटेशन, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा रिलीज स्टांस और चौथे नंबर पे आपका रिलीज एक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप देख पाओगे फर्स्ट नंबर पे आपका स्विंग आ रहा है, ठीक है। पहले स्विंग करेंगे जिसमें पैरों की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आप टर्न कर रहे हैं, घूम रहे, जिसमें आपकी पैरों की पोजीशन चेंज हो रही है। थर्ड नंबर पे जब थ्रो करने जाएंगे तो वहीं पर रिलीज स्टांस होगा, जिस टाइम पे आप फेंकने जा रहे हो वो एंगल आपका दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, वो पोजीशन स्टांस खड़े होने की स्थिति है। फिर जब आपने थ्रो कर दिया तो रिलीज़ का जो एक्शन है ये लास्ट वाला वो आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इस तरीके से जो होता है ये आपका क्या है, डिस्कस थ्रो का फेस है, फेंकने के तरीके। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने दोस्तों। एथलेटिक ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। अभी तो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि
लेन की जो एक चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.22 मीटर, है ना। वहीं स्विमिंग पूल का हमने देखा था तो कितनी होती है 2.50 मीटर, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा है जो ये लेन होती है, जो लाइन खींची गई ये लाइन, इसकी मोटाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। टेनिस खिलाड़ी ने ड्यूस होने के बाद पहला अंक हासिल किया जाना जाता है। टेनिस प्लेयर्स स्कोर्ड फर्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस अकर इज नोन एज। देखो दोस्तों, ड्यूस समझना ज़रूरी है। ड्यूस क्या होता है कि जब दोनों खिलाड़ियों के पॉइंट इक्वल हो जाते हैं, मान लेते हैं 40-40 पॉइंट इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों खिलाड़ी को जो अपोनेंट प्लेयर्स हैं 40-40 पॉइंट इक्वल पे आ गए, तो ये पॉइंट आपका ड्यूस कहलाएगा। अब इस 40वें के बाद जो अगला पॉइंट लेगा वही आपका क्या कहलाएगा, इन चारों में से पूछा है। टाई ब्रेकर, ड्यूस, एडवांटेज या फिर रैली। जल्दी से बताएंगे। देखो दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो गए, अब इसको ब्रेक करने के लिए जो पहला पॉइंट लेगा उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी को हम बोलते हैं एडवांटेज टेनिस के अंदर, ठीक है, एडवांटेज बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है दोस्तों। बास्केटबॉल में त्रिभुज और दो का क्या अर्थ है। देखो त्रिभुज नहीं, यहाँ पर ट्राइंगल एंड टू ही ध्यान रखना है। जो ये ऐसे लिखा हुआ है वैसे आपका हिंदी में भी लिख के आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ट्राइंगल एंड टू इन बास्केटबॉल में मतलब क्या होता है दोस्तों। 1-to-1 ऑफेंस होता है, 1-to-1 डिफेंस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफेंस होता है या फिर जोन ऑफेंस होता है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1-to-1 डिफेंस, ठीक है। ये एक डिफेंस टेक्निक होती है, ट्राइंगल एंड टू, ध्यान रखना 1-to-1 डिफेंस, 1-to-1 मार्किंग की जाती है इसमें प्लेयर्स को डिफेंस करने के लिए। ओके, तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दोस्त मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के ऊपर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।